That recording message was screen share. Yes, ma'am. लिमिट जो है उसमें एग्जाम्पल 5 तक ये होती कि आगे का भी देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 लिमिट अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, अगर टफ आए तो इस तरीके का आ सकता है। एग्जाम्पल 6 लिमिट n tends to infinity n square plus 1 n plus 1 whole square plus 1 to the power minus 1 into 5 to the power n plus 1 into 5 to the power minus of n। ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने में ये लगेगा कि काफी ज्यादा टफ है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिसेस का ज्यादा यूज है। ठीक है, इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट तो बाद में आएगा, पहले इंडिसेस का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंडिसेस सीख लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रवीण। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अब देखते हैं। अगर वीडियो को देते ना तो हाँ 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 ठीक। तो देखो अभी हमें क्या करना है, पहले तो इस चीज को सॉल्व करना चाहिए, ये पूरे चीज को, इसको अगर सॉल्व करेंगे उसके बाद लिमिट पुट करने से जो भी आंसर आएगा वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, तो इंडिसेस तो किया है तुम लोगों ने, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं किया है बाद में जो क्लास देखोगे उनके लिए भी बता देते हैं। देखो, अगर हम लोग ये एक फॉर्मूला देखे थे ए टू दी पावर माइनस एन, अगर पावर में माइनस है, पावर अगर माइनस में है तो उसको क्या लिखा जाता था, 1/a टू दी पावर n। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग भी यूज करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ऑब्वियसली इस जगह पे यूज करेंगे क्योंकि ये टू दी पावर माइनस 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रख दिया। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। अब ये टू दी पावर माइनस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, इसके साथ सिमिलर करते हुए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n-1 whole square plus 1. इन माइनस में इन प्लस n plus 1. n+1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिखना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब ये जो है ये इंडिसेस में ये वाला था फॉर्मूला, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। ठीक है, ये अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटू है तो पावर क्या हो जाता है, अगर बेस इक्वल है और बेस इक्वल मतलब यहाँ भी ए है यहाँ भी है, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो होता है मल्टीप्लीकेशन में m प्लस एन। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो m प्लस एन यानी पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या क्या लिखेंगे, ये इसको, इसका मतलब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में दे सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 to the power 1. हाँ मतलब n+1 प्लस अब माइनस एन, अब ये और ये कैंसिल होकर 5 टू दी पावर 1 यानी 5। ठीक है, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब इसी लाइन में ऐसा कर दे, ये ऊपर जो भी है सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब n² + 1 इंटू 1/n। अच्छा ठीक है, चलो एक बार लिख देते, नहीं तो फिर नहीं समझ में आए तो एक लाइन लिख ही देते हैं, इंटू ये 5 हो गया। ठीक है, अब फिर न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 इंटू n² + 1 और डिनोमिनेटर में रहेगा n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5n² + 5 और ये वाला हो जाएगा n² + 2n + 1 + 1। तो इसको फिर आगे और एक लाइन लिखना पड़ेगा,
5n² प्लस 5 डिवाइडेड बाई n² प्लस 2n प्लस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, हाईएस्ट पावर हमें देखना है न्यूमरेटर का, हाईएस्ट पावर देखना है हमें डिनोमिनेटर का। यहाँ पर इक्वेशन n से बना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है, डिनोमिनेटर का कितना है, उसको हमें कंपेयर क्या करना है, न्यूमरेटर में a इंटू एक्स टू द पावर m से और डिनोमिनेटर में b इंटू एक्स टू द पावर n से। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा है, ये देखो इसी पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी अगर होता है। अच्छा, तो यहाँ पर a इंटू एक्स टू दावर n, b इंटू एक्स टू दावर n, मतलब न्यूमरेटर कौन सा है इसका, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन x से नहीं है, n से है, तो x तो एक जनरल फॉर्म होता है। अब ये n है तो n, p है तो p, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n कितना है, तो 5n²। ठीक है, और हाईएस्ट पावर ऑफ नीचे भी n कितना है, तो ये n²। अब इसमें कंपेयर करके बताना है इसके साथ इसको कि इसमें a कितना है और m कितना है, और इसमें बताना है b कितना है और n कितना है। बोलो। A5 M N a5 ठीक है, n m 1 और ये इसमें b कितना है, B1 और n, 2 m तो पावर में जो है वही n है ना, तो 2। तो अगर m और n मेरा इक्वल है, m और n इक्वल होगा तो याद करने के लिए मैंने बोला था याद कर लेना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो a/b आंसर होगा। ठीक है, तो a/b आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a/b, यानी कि 5/1, यानी आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, तो इसमें देखो मेन क्या था, अगर हमें इंडिसेस इस पे अप्लाई कर सकते हैं तो बाकी लिमिट में तो वैसा कुछ है नहीं, ये कंपैरिजन करके करना पड़ेगा जो रूल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था। ठीक है, अब हम इंडिसेस तुम लोगों ने तो किया था, अब जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, हम उनके लिए बताते, जब क्लास देखोगे देखो एक बार बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं, हम लोग इंडिसेस भी करेंगे, लेकिन ये सब जो है नॉर्मल होता है, जैसे ये देखो 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 3, ये 2 to the power 5, ये सब जो है हम लोग कभी ना कभी मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो एकदम न्यू चीज है ऐसा भी नहीं बोलेंगे, और इसके साथ साथ सीखेंगे तो काफी डिफिकल्ट है ऐसा भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां पर भी ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे फॉर्मूला करके सीखना पड़ेगा। तो अभी एक एक फॉर्मूला अगर इसमें आ रहा है कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है जिन्होंने नहीं किया है कि मैंने इंडिसेस नहीं किया है तो ये मुझे कैसे समझ में आएगा, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, ये इंडिसेस जो है एक नॉर्मल जो है इंडिसेस का रूल्स तुम लोग जो फॉलो करते हो, लाइक 2 to the power 2 मतलब 4 होता है, इस तरीके का चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम जो फॉर्मूला जहां लग रहा है बता रहे, ठीक है, उसी से आराम से किया जा सकता है। और जब फिर से इंडिसेस जिनका रिपीट होगा, ठीक है, जिनका जो है पहली बार होगा तब भी देखोगे तो सेम यही हम फॉर्मूला ही बताएंगे ऐसे, और फिर उसको अप्लाई करने बोलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 में जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा नहीं, इसको n टेंड्स टू इंफिनिटी देते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर दे दिया मैंने 1/3, 1/3² प्लस 1/3³ ये सब क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन हुआ तो आता है। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब ये जो है ये एक सीरीज बनता है, सीरीज का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज जो है इसमें ऐसे होता है, मतलब हमारे पास गिवन डेटा अगर किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो इसमें ट्रेंड क्या है, देखो 2 में 2 ऐड होके 4, 4 में 2 ऐड होके 6, 6 में 2 ऐड होके 8। अगर मान लो ऐसा है 2, 4, 8, 16, तो इसमें क्या होगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई होके 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई होके 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई होके 16, मतलब एक फिक्स्ड तरीके से जो है डेटा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज भी हो सकता है, लाइक ऐसे 8, 6, 4, 2 ऐसे भी हो सकता है, मतलब 8 में -2, 6 में -2, 4 में -2, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 16, 8, 4 और 2, तो इसमें 16
डिवाइडेड बाई 2 करने से 8, 8 में डिवाइडेड बाई 2 करने से 4, 4 में डिवाइडेड बाई 2 करने से 2 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब जो है एक तरीके का क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है किसी एक रूल्स को फॉलो करते हुए ये जो है डेटा चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर +2, यहाँ पर इंटू 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर डिवाइड 2। ठीक है, तो इसके ऊपर अलग चैप्टर भी है। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग करोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चैप्टर है उसका नाम ही होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सब मैंने सीक्वेंस का एग्जांपल दिया। सीक्वेंस मतलब कुछ नहीं, अगर हमारा कोई गिवन डेटा एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेटा इस सीक्वेंस में है। ठीक है, जैसे कि ये -2 सीक्वेंस में, ये +2, ये ×2, ये /2। ठीक है, अब नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर प्लस या माइनस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, एपी सीरीज। एपी सीरीज का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेस। और ये डिवाइड और जब मल्टीप्लाई वाला बात होता है तो इसको क्या बोलते हैं, याद है तुम लोगों को? याद? सीरीज में तो 2 ही चीज पढ़ी, सब तो खत्म ही है सारा टॉपिक। जीपी, जीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जीपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जीपी सीरीज, अब ये हमें देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में ये जो पैटर्न है ये कैसा पैटर्न है। 1/3 के बाद 1/3², ये फिर उसके बाद 1/3³। तो ये कैसे करके हुआ है, मतलब कुछ प्लस करके हुआ है। सॉरी, 2 लिखने का क्या जरूरत था मुझे, कुछ इसमें प्लस प्लस करते जाएंगे तो ये चीज मिलेगा, माइनस माइनस करते जाएंगे मिलेगा, इंटू इंटू करते जाएंगे मिलेगा, या डिवाइड डिवाइड करते जाएंगे तो मिलेगा। कौन से पैटर्न से चल रहा है? मल्टीप्लाई। अच्छा, कितना मल्टीप्लाई करके हो रहा है बोलो? 1/3। 1/3, मतलब 1/3 में अगर हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। फिर 1/3 में अगर हम लोग 1/3² में अगर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3³ होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लाई होता है इसका एक नाम है। ठीक है, जैसे ये मल्टीप्लाई होता है इसको एक नाम दिया गया है। ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। ये जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस मतलब जब मल्टीप्लाई वगैरह होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है, ये जो 1/3 निकाले हुए इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। देखो जिन्होंने पढ़ा है वो याद करो। ठीक है, कि ऐसा मैंने पढ़ा है या फिर मैंने पढ़ा है, जो भी है। ठीक है, और जिन्होंने कभी नहीं किया अभी जस्ट सोचो। ठीक है, जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझो, बाकी नहीं समझ में आए देन इस टॉपिक को इग्नोर कर देना, जब जीपी करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट इंडिसेस हम बोलेंगे, उसको इग्नोर मत करो क्योंकि उसमें वैसा कुछ है नहीं, नहीं तो हम बोलते कि इग्नोर करो। ठीक है, ये भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। जिन्होंने जीपी सीरीज कर रखा है उनको तो आराम से समझ में आना चाहिए। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। अब ये कॉमन रेशियो होता क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था ना 2, 4, 8, 16, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इस 2 को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। मतलब मैथ्स में इसका नाम दिया गया है कॉमन रेशियो। तो अब यहाँ पर भी हम लोग अपना कॉमन रेशियो देखेंगे कितना है। तो ये देखो कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है। कॉमन रेशियो निकालने का रूल्स होता है, हम लोग तो ऐसे देख के निकाल लिए 1/3 सही आया, बट इसका एक रूल्स होता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ठीक है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करने से हमेशा हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। अगर हमें ऐसे देख के नहीं समझ में आता है ना, देखो अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी सोच सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो ये करके हम लोग देख सकते हैं। तो एनी टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, आंसर 1/3 आएगा। लेकिन ये नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई टर्म है नहीं, क्योंकि मुझे जो भी टर्म लेना है एनी टर्म में मुझे उसके आगे प्रीवियस वाला टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ले लेते हैं, मान लो 1/3³, तो उसका प्रीवियस टर्म कौन सा है, 1/3²। क्या इसका आंसर 1/3 आएगा, जो हम लोगों ने ऐसे ही देख के निकाल लिया? हाँ बिल्कुल आएगा। ये देखो 1/3³ इंटू 3²/1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो कॉमन रेशियो 1/3 आ गया। अब यहाँ पर देखो ऐड किया गया है, मतलब ये जो हमारा
सीक्वेंस है ना, जहां पर ये सीक्वेंस कैसे बना है, 1/3 के बाद 1/3 स्क्वायर कैसे आया है, 1/3 में 1/3 मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमें क्या बोला है, अगर ये सीक्वेंस ऐसे चलता ही जाए, डॉट 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 का मतलब क्या है, अगर ऐसा चलता ही जाए तो उसका एडिशन करने से कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये इनफाइनाइट टर्म तक है, डॉट 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 का मतलब क्या, इनफाइनाइट टर्म तक है। तो अगर जीपी सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक है, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर मेरा जीपी सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका टोटल निकालने का। जैसे देखो, अगर मैंने एक जीपी सीरीज लिखा 2 4 8 16, जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। अब ये जीपी सीरीज का मुझे अगर बोले कि ये एक्चुअली सीक्वेंस में है, ठीक है, तो सीरीज जो है मेरा थोड़ा वर्ड यूज ज्यादा हो जाता है मेरे से सीक्वेंस वाला बात। गुड मॉर्निंग। तो ये देखो, ये जो है ये हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सीक्वेंस, ठीक है, इसे सीक्वेंस बोला जाता है। अब इस सीक्वेंस के वैल्यूज को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करने से जो भी आंसर आएगा तो उसको बोला जाता है सीरीज, ठीक है, ऐड करने से उसको सीरीज बोला जाता है। ठीक है, ये चीज जब जीपी करेंगे तब यही चीज हम स्टार्टिंग में समझाएंगे। ठीक है, तो 4 + 2 8, 8 8 16, 16 एंड 16 32, तो इसका आंसर हो गया 32। तो यहाँ पर भी वही दिया, ये एक जीपी का सीक्वेंस है। अब इसका टोटल करना है, लेकिन इसका टोटल कहां तक करें, जैसे ये तो 4 टर्म था, मुझे पता था, मैंने टोटल करके 32 कर दिया, बट ये तो डॉट 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 दे रखा है, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा। तो इनफाइनाइट टर्म तक टोटल कैसे करें, तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो एस फॉर सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये इंफिनिटी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म फॉर जीपी सीरीज होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये वहां भी ऐसे फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, यहाँ हम फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने किया है उनको थोड़ा बहुत अगर याद आए तो देखो। ठीक है, तो एस इंफिनिटी कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, देखो मैंने पहले लिखा है, आर हम लोग निकाल चुके हैं। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3 है, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, 1/3, 2/3, 1/3 इंटू 3/2, तो इसका आंसर 1/2 हो गया। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2, इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने लिमिट अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों ने जीपी अप्लाई किया, तो जीपी मैंने जितना समझाना चाहिए था, बिकॉज ये क्वेश्चन आ गया बीच में, तो मैंने एक बार बता दिया। ठीक है, जीपी सीरीज तो हम फिर से बोलेंगे, जो कोई पहली बार जीपी सीरीज देखोगे, ठीक है, तो इग्नोर कर देना, अगर कुछ भी ना समझ में ऐसा तो नहीं है आएगा, ठीक है, लेकिन लगेगा कि फिर ये नया क्या चीज हो गया, तो इग्नोर कर सकते हो, बट इसको इग्नोर मत करना, ये कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, ये बचपन में सभी कोई करते हो। तो ये हो गया लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी हाफ। ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा, अब देखो यहाँ पर इंफिनिटी को पुट करने का तो कोई जगह नहीं है, पुट करने के लिए एन चाहिए, एन रिलेटेड डेटा, जैसे सिंपल सा बात है ना, अगर x टेंस टू 2 है और मेरे पास ऐसा कोई डेटा है 2 + x, तब ना हम इस 2 को यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास x रिलेटेड कोई डेटा है ही नहीं, ऐसा है लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर लिखा है 5, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5, कांस्टेंट का आंसर वही रहेगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/2। सिंपल, तो लिमिट तो अप्लाई बहुत कम हुआ, अगर देखा जाए तो हमें अप्लाई ज्यादा जीपी करना पड़ा, और आंसर हम लोग का यहाँ पर आ जाता है हाँ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दो नया चीज जो है देखने को मिला हमें, लिमिट के अंदर इंडिसेस का एप्लीकेशन करके लिमिट का आंसर, और यहाँ पर जीपी का एप्लीकेशन करके लिमिट का आंसर। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज सीखेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब। ये दिया हुआ है, इसका लिमिट निकालना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है डॉट डॉट करके लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे तब
एक बार ऐसा रिक्वायरमेंट था जहां पर मैंने सारे नंबर्स को बताया था कि रियल नंबर क्या होता है, क्या और जो है हम लोग का रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो है इन क्या बोलते हैं उसे, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, उसका हम लोगों ने देखा था इसी टॉपिक में, ठीक है। ये तो अभी हमारा सेट वाला ही टॉपिक चल रहा है ना, सेट रिलेशन फंक्शन, उसके साथ एड ऑन है लिमिट कंटिन्यूटी, वही वाला हम लोग कर रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स था, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला बताएंगे जो अब मैंने कभी नहीं बताया, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि पहले मैंने कभी बताया है क्लास में या फिर ऐसा कुछ, हो सकता है तुम लोगों ने कभी किया हो मैथ्स में तो कर सकते हो, ठीक है। ये कभी कभार यूज होता है मैथ्स में, ठीक है, छोटे क्लास में भी यूज होता है, तो अगर याद है तो देख सकते हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम का एक फॉर्मूला होता है ऐसे, n into n plus 1 divided by 2n plus 1, सॉरी into 2n plus 1 divided by 6, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला है, बोल रहा है कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट करके अगर n स्क्वायर तक जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो मैंने किया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मैंने 3 नेचुरल नंबर्स लिया, तो इसका टोटल क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 14 होगा। अब ये तो मैंने कैलकुलेट करके बताया 14 होगा, ये आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला में लगाए तो मेरा आंसर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। n मतलब हो जाता है कि कितने सारे नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। n का मतलब होता है कितने सारे नंबर्स है, उसे हम लोग बोलते हैं n। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर्स है, ठीक है, 1 2 और 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में मैंने बस n का वैल्यू पुट कर दिया, इस क्वेश्चन में मेरा n का वैल्यू 3 है। अब देखते हैं इसमें 14 आता है कि नहीं, तो देखो 4 और ये हो गया 6 प्लस 1 7 और यहाँ पर हो गया 6, तो देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 84, 84 बाई 6 14 आ गया, ठीक है। अब तुम लोग सोचो कि जब मेरा इतने आसानी से 14 आ रहा है तो हम इतने सब में जाए क्यों, ऑब्वियसली सही बात है, अगर मेरा इतने आसानी से 14 आ रहा है तो हम इसमें जाएंगे। लेकिन ये आसान तब है क्योंकि हमारे पास 3 डेटा है। अगर मान लो ये 3 की जगह 100 200 नंबर्स होता है, या फिर मान लो 500 600 ऐसा नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स तो चलता जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग जितना तक काउंट करेंगे, ऐसे करके हम लोगों ने सोचा 500 नेचुरल नंबर्स का जो है टोटल निकालेंगे। तो अभी ये 500 नेचुरल नंबर्स लिख के कर पाना पॉसिबल है नहीं, तब क्या करोगे, अगर 500 नेचुरल नंबर्स का निकालना है, यहाँ 500 पुट करोगे, यहाँ 500 पुट करोगे, यहाँ 500 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला सिखा दिया, अगर कहीं जरूरत पड़े तो इसको अप्लाई कर सकते हो कि अगर मेरा नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स का एडिशन पे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 इसका अलग फॉर्मूला होता है, उस पे नहीं होता है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके कितने भी सारे नेचुरल नंबर्स क्यों ना दे दे, हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन जो है यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको एक बार फिर से रीराइट करेंगे, 1 प्लस 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि मुझे ये जो दिया हुआ है ये कितने सारे नेचुरल नंबर्स का टोटल करने दिया था, जैसे मैंने यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ने कितना लिखा था, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर चार नंबर्स का लिया, या फिर ऐसे 4 तो नहीं दिया था, मैंने 3 नंबर्स का 3 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करने का सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस n स्क्वायर तक है तो बोलो कितने सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब n3, तो इसमें n कितना है, 14. 14, 14 कहां से है, n का मतलब मैंने क्या बोला अभी, n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो क्या 14 नंबर है यहाँ पर, कैसे पता चला, यहाँ पर ये जो n का वैल्यू मैंने अभी 3 पुट किया क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर था, वही तो बोला मैंने। तो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर करके n तक है तो कितने सारे नंबर हैं, इसको बोलते हैं n नंबर्स है। ये
परमुटेशन में किया हुआ है हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट कि डॉट डॉट करके अगर n तक जाएगा तो n नंबर्स होते हैं। तो ये n नंबर्स है, ठीक है। तो अगर n नंबर्स का मुझे जो है नेचुरल नंबर्स का टोटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? n क्यूब तो जैसा है वैसा रहेगा, मुझे इसके जगह पर ये टोटल को हम इससे रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n नंबर्स का, n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का टोटल कितना होता है, ऐसा होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, n ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं n इंटू n+1 मतलब n स्क्वायर प्लस n, और इधर हो गया 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर हो जाएगा n पे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 2n² प्लस n डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई n³, ठीक है। ये सिंपल जैसे मैथ्स में हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होता है हमारा सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 3n² प्लस n होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 बाई n³, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 बाई n³। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 3n² प्लस n होल डिवाइडेड बाई 6n, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा बन के रेडी हुआ। इंफिनिटी वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर के हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर के साथ कंपेयर। न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर का प्रेजेंटेशन ax टू दी पावर m और ये हो जाएगा bx टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, ये वाला है 2n³, ठीक है, क्योंकि 3 हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ 6n³ और तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने का बात ही नहीं था, ठीक है। तो ये 2n³ यहाँ पर और ये 6n³, और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इस केस में a का वैल्यू 2 होता है, m का वैल्यू 3 होता है, ये जस्ट आंखों देखे दिख जाता है। ये b जो है वो 6 होता है हो रहा है, यहाँ पर n जो है वो 3 हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर भी m और n बराबर है, ठीक है। अगर m और n बराबर है तो आंसर a बाई b करना है, तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर, इस लिमिट का आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, बस इतना ही। बट लिमिट का एप्लीकेशन तो बहुत बाद में हुआ, यहाँ नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन हुआ। ये जो है ये फॉर्मूला देखो, याद रख पाओगे तो ही कर सकते हो, अदरवाइज जो है अगर याद नहीं रहा तो फिर स्किप करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वैसे ही काफी सारा चीज याद रखना मैंडेटरी है। तो ये सब तो देखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ आया तो ही आएगा, क्योंकि कभी कभार आ जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा चूज कर करके कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, एक दो क्वेश्चन ही करवा रहे कि बाई चांस आ जाए तो ऐसा ना लगे कि किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने करवा दिया। अच्छा, बाकी देखो ये चैप्टर प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतने ही अच्छे से कर पाओगे। चलो, अब और थोड़ा सा परमुटेशन का बात आ ही रहा था, तो परमुटेशन पे भी एक लिमिट का क्वेश्चन करवाते हैं। देखो एग्जाम्पल 9, ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n factorial into 3n+1 whole divided by 3 to the power n into n+1 factorial, ठीक है। अब नॉर्मली जो है परमुटेशन सभी ने किया, कुछ दिन पहले ही मैंने ये परमुटेशन करवाया है, ठीक है। फिर भी अगर याद नहीं है तो हम बता देते हैं, लाइक 5 फैक्टोरियल है, अगर बाई चांस इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं ऐसे भी करते हैं, ठीक है। ये साइन होता है फैक्टोरियल को दिखाने का, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, रिवर्स में जाके लिख के इसका आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है।
तो n फैक्टोरियल और ये हो गया n+1। अब ये 5 को हम लोग n मान सकते हैं, 4 में हम लोग लिखेंगे n-1। ये सब करवाया हुआ है, सेट के पहले परमुटेशन ही कंप्लीट किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। n-2 ये n-3 और ये हो जाएगा देखो यहाँ पर n-4, ठीक है। मतलब सॉरी 5, एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरा 5 जो है वो n होता है, वही हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये तो हम लोग परमुटेशन में कर चुके हैं ऐसा कंसेप्ट। ये n फैक्टोरियल मानेंगे, ठीक है। तो अगर ये मेरा n है, ठीक है, तो ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर मेरा n कितना है, 5 है। तो 5 के बाद 4 कैसे आया है, 5 के बाद 4 ऐसे आया है 5-1। 5 के बाद 3, 4 के बाद 3 कैसे आया है 5-2। इसके बाद 2 कैसे आया है 5-3। इसके बाद 1 कैसे आया है 5-4 करके। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, n फैक्टोरियल अगर है तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 5 है। 5 मतलब n, तो पहला n, उसके बाद वाला n-1, उसके बाद वाला n-2, उसके बाद वाला n-3 एंड डॉट 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 करते हुए चलता जाएगा कहां तक, लास्ट 1 होगा। चाहे कोई भी फैक्टोरियल हो, लास्ट तो 1 ही होगा, उसके आगे वाला 2 होगा, उसके आगे वाला 3 होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने वहां पर भी बताया था, वहां तो और भी डिटेल्स में बताया क्योंकि चैप्टर ही वो था। अब यहाँ पर तो वो चैप्टर है नहीं और किया हुआ है, फिर भी मैंने बता दिया इतना, ठीक है। अब देखते हैं कितना याद है। देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल, तो इसमें से बड़ा कौन है, n फैक्टोरियल का वैल्यू ज्यादा आएगा अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर n+1 फैक्टोरियल का वैल्यू ज्यादा आएगा, कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है? ये तो कॉमन सेंस से बताना चाहिए, कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है। n+1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल बड़ा है, क्योंकि अगर n का वैल्यू कुछ भी ले लो अपने मन से, अगर ये 2 भी लेते हो तो ये तो 2+1 3 आएगा ना। तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1 आएगा, 3 के फैक्टोरियल में तो 3 फैक्टर्स होगा, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो देखो अगर किसी को परमुटेशन नहीं भी पता है, हालांकि अभी मैंने कुछ दिन पहले करवाया तो जो भी कर रहे हैं या करेंगे, देखेंगे रिकॉर्डिंग सभी का किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये अगर किसी को परमुटेशन नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि n फैक्टोरियल बड़ा है कि n+1 फैक्टोरियल बड़ा है, ठीक है। अब हमें इसको स्प्लिट करना है। यहाँ भी देखो लिमिट का एप्लीकेशन बहुत बाद में होगा, पहले हमारा एप्लीकेशन इसको ठीक करने में कि भाई इसको हम लोग कैसे ठीक करें ताकि हम लोग उस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऑलवेज एक इक्वेशन चाहिए। जब तक हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा हम लोग इन्फिनिटी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए कंपेयर करने के लिए, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब ये वाला ax² + bx + c = 0, इस तरीके का हमें एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन चैप्टर तो किया है, ठीक है, सबने नहीं किया, बट जिन्होंने किया है उनके लिए हम बता रहे हैं कि वहां तो मैंने ये बता रखा है कि ये जो इक्वेशन होता है इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन, या फिर वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो हमें इक्वेशन चाहिए, तो हर एक टॉपिक में देखोगे हम लोगों ने एंड तक एक इक्वेशन ही निकाला है। जैसे आज जो हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया, ये आई थिंक आज हम लोगों ने ये 6 नंबर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ भी देखो हम लोगों ने एक इक्वेशन फॉर्म किया, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ देख लो या फिर यहाँ देख लो, ठीक है, दोनों जगह पे इक्वेशन फॉर्म किया। अदरवाइज इंफिनिटी वाला क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से, ठीक है। यहाँ हमारा कांस्टेंट आ गया तो बात अलग है, कांस्टेंट आ गया तो इन्फिनिटी तो पुट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, ये नया है मैंने सिखाया, अगर किसी का पहले पता है तो अलग बात है। बाकी ये देखो यहाँ पर हमारा फिर से परमुटेशन, तो हमें इसको सॉल्व करके इक्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो n और n+1 में जो बड़ा है वो n+1 है, तो मैंने ये भी सिखाया था परमुटेशन में जो बड़ा होता है फैक्टर्स उसे हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। तो n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल ही रखेंगे, ठीक है। और ये हो गया 3n+1 जैसा है, ये नीचे मैंने 3n लिख दिया। n+1 को अगर स्प्लिट करेंगे तो पहला n+1 होगा, ठीक है। जैसे देखो 5 को अगर स्प्लिट कर ले हैं तो पहला 5, उसके बाद 4 कैसे आया 5-1 करके, तो पहला n+1 है तो दूसरा कितना होगा, सेकेंड फैक्टर्स कितना होगा, पहला 5 है तो सेकेंड फैक्टर 4 कैसे आया 5-1 करके। हम हिंट्स दे रहे हैं, ऑलरेडी करवाया हुआ है, अब देखो कितना प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सही आंसर आना। बाकी अभी भी सिखा दिया एक बार फिर से तो बता सकते हो। n+1 फैक्टोरियल को अगर स्प्लिट करेंगे, पहला n+1 है, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा,
n plus 1 minus 1. n+1 - 1, ठीक है। हम लोग यहीं तक स्प्लिट करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसी में हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट होके n फैक्टोरियल आ जाएगा, और n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया। अच्छा, ये हो गया n फैक्टोरियल। अच्छा, अब एक फॉर्मूला इंडिसेस में ये भी होता था, ठीक है। जैसे मान लो ये 2⁻³ है, यहाँ पर 2⁻2 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये 2 × 2 × 2 है, ये 2 × 2 है, तो ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया। लेकिन इंडिसेस में फॉर्मूला बेस्ड में इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2⁻³ - 2, क्योंकि मेरा 3 2 से 2 कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही 2 बचेगा। अब इसका फॉर्मूला ऐसा होता है a⁻m - मतलब अगर बेस दोनों बराबर है डिवाइड फॉर्म में, ठीक है, बेस दोनों बराबर है तो पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 बेस बराबर है, 3 और 3, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो बोलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3⁻n+1 डिवाइडेड बाई 3⁻n को क्या लिख सकते हैं? 3 to the power n minus 1 minus n. n+1 - n, n+1 - n, ये तो प्लस जैसा वैसा ही रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है n+1 और ये n फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला ये कटने के बाद तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब कितना आ रहा है? n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये हो जाएगा 3⁻n+1 - n, और ये नीचे n+1। तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये बचा 3⁻1 मतलब 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। 3⁻1 और डिवाइडेड बाई n+1। अब हम लोग इसमें n में इंफिनिटी पुट करेंगे। अब यहाँ इक्वेशन नहीं बना, देखो अब यहाँ इक्वेशन नहीं बना, तो इसको कैसे कर सकते हैं? ये जो आया यहाँ मैंने अलग इसको हटा के ना इधर ही लिखते, समझने में आसानी रहेगा। तो इसमें हमारा इंफिनिटी कहाँ पुट होगा? एन में पुट होगा। पुट कर देते हैं ∞+1। तो ∞+1 का आंसर क्या होगा? इंफिनिटी मतलब क्या? बहुत ज्यादा वैल्यू को इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इंफिनिटी के साथ अगर हम लोग +1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इंफिनिटी ही होता है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू ही होगा। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होगा। तो जैसे देखो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, बट समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये चीज याद रखो, ये ऑलवेज 0 होता है। इंफिनिटी के साथ कुछ ऐड या लेस करोगे तो इंफिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है, ये याद रख सकते हो। तो ये इंफिनिटी पुट करके आया क्वेश्चन, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर एक बार देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का एग्जाम्पल 9 तक हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? अब हम लोग मॉड्यूलस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हाँ उसके पहले एक और फॉर्मूला दिखा देते हैं, क्योंकि लिमिट में तो काफी सारा फॉर्मूला है। ये देखो एक ऐसा फॉर्मूला भी होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/x होल टू द पावर x इक्वल टू e, ठीक है। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+k/x होल टू दी पावर x इक्वल टू होता है e टू दी पावर k। तो ये एग्जाम्पल 10 हम लोग अभी लिखेंगे। ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर रहे थे वो है, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें ये एक फॉर्मूला बच गया, तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ए और बी नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, देख सकते हो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ भी n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ 1/x है, यहाँ k/x है। k/x का मतलब हम लोग बोल सकते हैं k × 1/x, या फिर इसको हम अगर ऐसे दिखाना चाहे k/x को हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं k × 1/x, मतलब सिमिलर ही है 1/x है, बट यहाँ पर k मल्टीप्लाई है, पावर में x, यहाँ भी पावर में x, यहाँ पर आंसर होता है e। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में रहता है तो आंसर होगा e, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट k है, 1 का कोफिशिएंट k है, तो यहाँ पर e टू दी पावर k हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा ये ना
एक्स कर लो, क्योंकि मैंने एक्स रिलेटेड लिखा है ना, एन तो लिखा नहीं है, दोनों को एक्स कर लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1+9/x होल टू दी पावर x। इसका आंसर कितना होगा? पहले बोलो फॉर्मूला ए से सिमिलर है कि फॉर्मूला बी से सिमिलर है? बी। बी। ठीक है, तो बी के हिसाब से बोलो आंसर क्या होगा? हाँ बोलो, बोलो आंसर क्या होगा? ई यहाँ टू ई दी टू, पावर। हाँ e⁻9 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना है। अगर फॉर्मूला बेस्ड आए तो इस तरीके का आएगा, तो फॉर्मूला याद रहा तो हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे मॉड्यूलस वाला फॉर्म। ठीक है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस में कैसे होता है देखो, सीधा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉड्यूलस के बेसिस पे एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू 3, x-3 mod ऑफ x-3। ठीक है, ये दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी दिया हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। बताते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे मान लो ऑप्शन दिया हुआ है। इस एग्जांपल से मॉड्यूलस वाला पॉइंट समझाएंगे। अब मॉड्यूलस क्या होता है मैथ्स में, तो कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग ये मॉड का कंसेप्ट मैंने बताया था कि मॉड्यूलस एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है। मॉड्यूलस में से अगर कोई भी डेटा पास ऑन होता है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर मॉड के अंदर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 5, अगर मॉड के अंदर -5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 5 ही होगा। ठीक है, तो ये मैथ्स में मॉड्यूलस का मतलब होता है कि पॉजिटिव डेटा भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव डेटा भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब हमें बोला है इसका आंसर देने के लिए, बोल रहा है इसका आंसर 0 होगा, 1 होगा, या फिर -1 होगा, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो जब मॉड्यूलस रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 3 को देखो, पहला बात है हम यहाँ पर 3 को पुट अगर कर देंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, और मॉड के अंदर 0 है तो 0 आंसर आएगा। लेकिन हम लोगों ने तो एकदम फर्स्ट डे में ही सीखा था कि लिमिट में अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट मेथड सबसे पहले सीखा, तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं हो पाएगा। फिर हम लोगों ने सीखा फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, बट यहाँ फैक्टराइजेशन करने के लिए इक्वेशन कहाँ है, तो वो भी नहीं होगा। फिर हम लोगों ने सीखा था रैशनलाइजेशन, अगर कुछ सर्ट्स वाला पॉइंट था, मतलब इस तरीके का, बट वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो रैशनलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करें? और इन्फिनिटी वाला सीखा, तो यहाँ तो इन्फिनिटी भी नहीं है, टेंड्स टू 3 है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी तक हम लोगों ने 4 तरीके से लिमिट का क्वेश्चन सीखा, एग्जांपल्स देखा, प्रैक्टिस किया। तो अब ये चारों ही अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इसमें क्या ऐसा अप्लाई करें कि हमें आंसर मिले। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिमिट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चेक करना पड़ता है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या कोई नया चीज है? नहीं नहीं, कोई नया चीज नहीं है। जिस दिन हम लोग लिमिट स्टार्ट किए थे तभी मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, हम दिखा देते हैं एक बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के बाद, देखते हैं। ये भी नहीं है, ये रहा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का कंसेप्ट बताया था कि जब मेरा वैल्यू x का वैल्यू टेंड्स टू 3 है या जो भी है, मैंने यहाँ 3 से एग्जांपल दिया था, तो हम लोग 3 के पास दो तरीके से जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं। तो मॉड्यूलस में हमें यही चीज अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस में बाकी कोई भी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो एक चीज देख लो, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमें लिमिट कैसे लिखना पड़ता है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो माइनस आएगा, क्योंकि उसमें टेंड्स टू वैल्यू जो है, ये देखो उसमें जो 3 तक पहुंच रहे हैं तो कम से ज्यादा में जा रहे हैं, और इधर से जब जा रहे हैं तो ज्यादा से कम में, मतलब यहाँ पर हम लोग 3 से ज्यादा वैल्यू को क्रॉस करके 3 में जा रहे हैं, यहाँ पर 3 से कम वैल्यू को क्रॉस करते हुए 3 में जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से
जब जाते हैं तो कम वैल्यू क्रॉस करके जाते हैं, राइट हैंड साइड से जब जाते हैं तो तब ज्यादा वैल्यू को क्रॉस करते हुए जाते हैं। ये तो तब मैंने डिटेल्स में बताया भी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हम लोग इसी चीज का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस हो जाएगा। अभी मैंने बोला जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से 3 के पास जाते हैं तो 2.99999 क्रॉस करते हुए 3 में जाते हैं, इसीलिए उसे 3 माइनस लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 और नीचे मुझे लिखना है माइनस ऑफ x माइनस 3। मॉड को हटाना है क्योंकि बिना मॉड हटाए हम लोग कर नहीं सकते। अब ये माइनस का लॉजिक क्या है, देखो हम लॉजिक बता देंगे, अगर लॉजिक याद नहीं रख सकते हो तो रट लेना, क्या रटना है। अगर यहाँ मेरा माइनस आया तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, बस इतना दिमाग में डाल लोगे हो जाएगा। बट मुझे तो समझाना है, हम समझाएंगे। देखो यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ माइनस क्यों रखा है, देखो अगर मेरा वैल्यू ये x माइनस 3 का जो मॉड्यूलस वैल्यू है, इसमें मैंने लिया है x टेंड्स टू 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब मेरा जो यहाँ पर x का वैल्यू पुट होगा ना, वो लेस देन 3 होगा। यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो लेस देन 3 होगा। अब लेस देन 3 मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 2.999 ये ले लिया। अब सोचो 2.999 माइनस 3 अगर करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि 2.99 माइनस 3 करने से आंसर मेरा माइनस में आएगा, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 ले ले तो फिर जो है कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के करके दिखा देंगे। देखो यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन 3 है तो हम ले लेते हैं x का वैल्यू 2। तो मॉड्यूलस के अंदर 2 माइनस 3 ले लिया, ठीक है। तो 2 माइनस 3 मतलब -1 आ गया। अब -1 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बोला कि मॉड्यूलस हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करके देता है, बट अगर हम मॉड हटा देते हैं लेकिन मुझे इसको पॉजिटिव ही दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सॉल्व होता है कि मॉड हट जाएगा लेकिन मुझे इसको पॉजिटिव दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, मेरे पास मॉड का यूज नहीं है, यहाँ पर मॉड मैंने हटा दिया, बट मुझे इसे पॉजिटिव करना है। मुझे पता है ये अंदर का वैल्यू मेरा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज मैंने 3 का वैल्यू से कम वैल्यू लिया है। तो 3 के वैल्यू से कम वैल्यू और -3 करेंगे तो ऑलवेज आंसर नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव के आगे अगर एक माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू जो आंसर आएगा और माइनस दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड के अंदर रहने से जो परफॉर्मेंस होता वही परफॉर्मेंस यहाँ एक माइनस लगाने से हो जाता है। तो माइनस लगाने का लॉजिक ये है, ठीक है। माइनस लगाने का लॉजिक ये है, तो हम फिर से और एक बार रिपीट कर देते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में क्या होता है कि मेरा टेंस टू वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कम वैल्यू से टेंस टू वैल्यू तक जाना पड़ेगा क्रॉस करके। अभी मैंने तुम लोग को टाइमलाइन भी दिखाया, जो मैंने दिखाया था वहां पर ड्रॉ करके। तो हमें 2.999 क्रॉस करके 3 में जाना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर x का आया हुआ सारा वैल्यू क्या होगा, लेस देन 3 होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके अंदर का आंसर मेरा ऑलवेज नेगेटिव आएगा, लेकिन मुझे मॉड के अंदर रहने से जो आंसर होता है वो चाहिए। तो मॉड तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, लेकिन हम तो इसे मॉड नहीं रख रहे हैं ना, मॉड हटा रहे हैं। तो फिर भी अगर मुझे मॉड वाला ही आंसर चाहिए तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए सामने और नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन होता है, ये लॉजिक है। बाकी इतना लॉजिक तो देखो एग्जाम में ये सीखने के लिए, समझने के लिए, बाकी एग्जाम में तो क्वेश्चन करके आना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेना तो माइनस कर देना यहाँ, और जब राइट हैंड लोगे तो वो भी लिख के दिखा देते हैं साथ ही साथ। तब हो जाएगा x टेंड्स टू 3 प्लस, क्योंकि हम लोग जब राइट हैंड साइड से जाएंगे तो x का वैल्यू जो है 3 से ज्यादा को क्रॉस करते हुए 3 में जाएंगे। तब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा x माइनस 3 और नीचे हम लोग लिख देंगे x माइनस 3। यहाँ और कुछ साइन नहीं देना पड़ेगा, यहाँ प्लस साइन होगा तो वो देना जरूरी नहीं है। प्लस देना जरूरी नहीं होता है ना, जैसे मैंने बोला यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, बट प्लस देना जरूरी नहीं होता है। अब ये प्लस का भी लॉजिक सुन लो। अगर x माइनस 3 है, ठीक है, और मेरा ये मॉड के अंदर है, मैंने राइट हैंड साइड लिमिट लिया, तो x का वैल्यू मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम राइट साइड से जा रहे हैं, तो x का जो भी वैल्यू होगा ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 कुछ भी ले लेते, लाइक 3.99 ले लिया, तो 3.99 माइनस 3 0.99, ठीक है, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो इसके अंदर का आंसर मेरा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो मॉड रहा तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट देते तो भी पॉजिटिव आएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, अब लिमिट जैसे सॉल्व होता है तो ये देखो, ये और ये कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस
ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, मतलब इसका काट दिया मतलब 0 नहीं हो गया, जैसे 2/2 थोड़ी ना 0 होता है, 2/2 डिवाइड करने से 1 होता है, वैसे ये डिवाइड हो गया तो -1 आ गया। अब -1, अब नेक्स्ट इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और यहाँ पर हो गया -1, 1 -1, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ तो कुछ पुट करने लायक है नहीं, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 और ये 1, तो यहाँ पर देखो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब ये चीज भी क्या हम लोगों ने किया है, बिल्कुल किया है, ये देखो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये देखो LHL RHL ऑफ f ऑफ x, किसी एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट as x tends to a both exist and are equal, then the limit of f of x as x tends to a exist। बोल रहा है एक लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा अगर लिमिट का लेफ्ट हैंड साइड माइनस से है, राइट हैंड साइड, और उस लिमिट का जो मतलब ये लिमिट उस फंक्शन में तभी एग्जिस्ट होगा अगर उस फंक्शन का राइट हैंड साइड का लिमिट और उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट इक्वल होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज तो देखो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि इसके बिना तो लिमिट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये देखो ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूलस बेस्ड, एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर x-2 डिवाइडेड बाय x-2, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, ठीक है, या फिर 1, यहाँ एक -1, और यहाँ पर देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका कैसे कैलकुलेशन, इस तरीके का क्वेश्चन काफी फेमस है, मॉड्यूलस वाला आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों का ऑलरेडी ये 2 प्लस दिया हुआ है, मतलब हमें राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए खुद क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, ये देख के पता चल रहा है क्योंकि हमें 2 प्लस दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें बोला है RHL निकाल के दिखाओ, तो वही निकाल लेंगे, ठीक है। तो RHL मतलब क्वेश्चन देख देख के हमें समझ जाना है कि अगर 2 पे प्लस लगा हुआ है तो RHL निकालने के लिए बोला है। तो RHL के केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, ये मॉड को हम लोग सिर्फ x-2 लिखेंगे तो होगा, यहाँ प्लस देना तो नेसेसरी नहीं है, नीचे भी x-2, तो ये कैंसिल आउट होके x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये हो गया 1, यानी आंसर आ गया 1। अब ये एग्जिस्ट है कि नहीं है वो तो RHL LHL दोनों निकालते तो पता चलता है, तो ऑप्शन डी तो होने वाला नहीं है, ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आंसर हम लोग का 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान था, हमें सिर्फ एक ही साइड का निकाल के देखना था। अच्छा अब एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, फिर दिया हुआ है x का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x-1। तो ये हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दे रखा है, हमें इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालना है तो ही हमारा काम हो जाएगा। तो x टेंड्स टू 1 माइनस, अगर माइनस है तो ये तो जैसा वैसा रहेगा, मॉड का चेंजेस क्या होगा, मॉड के आगे यहाँ एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब x+1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ x-1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर आया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x+1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई -1। अब हमें क्या करना है, लिमिट का वैल्यू पुट कर देना x में, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई -1, मतलब 2 डिवाइडेड बाई -1 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर -2 हो गया। तो इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन -2, सी जो है ऑप्शन 0, और डी है 1। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया बी -2, ठीक है। तो ये लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने से हमारा आंसर -2 आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं,
एग्जाम्पल 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x माइनस mod of x होल डिवाइडेड बाय 7x माइनस 5 mod of x। अच्छा, ये दिया हुआ, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 3/2 x और ऑप्शन बी x है, सॉरी ऑप्शन बी है 2 1/6 और डी है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। तो इसमें मॉड दिया हुआ है और ये सिर्फ टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 3x। अब ये x को मुझे पॉजिटिव भी रखना है और मॉड भी हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको -x लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, इसको -x लिखेंगे, यहाँ माइनस लिया तो x के आगे भी माइनस होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम 7x माइनस 5 इंटू -x ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 7x प्लस 5x। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4x 12x, x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब RHL देखते हैं, सेम तरीके से निकलेगा, बस ये x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पर सिर्फ x लिखने से ही होगा क्योंकि ये ऐसे 0 से ज्यादा है, तो फिर x का वैल्यू मॉड यूज करके भी प्लस आएगा, नहीं करोगे तो भी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये प्लस x लेना था, प्लस x लिखना तो नेसेसरी नहीं होता है, तो ऐसे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 2x डिवाइडेड बाय 2x। तो 2x और 2x कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब देखो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो LHL और RHL अगर बराबर नहीं है तो आंसर क्या आया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और एक मॉड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल 5, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 mod x प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा 4 mod x माइनस x। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है A 5/3, B 3/5, C -5/3 और D -3/5। ठीक है, अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो अब इसका आंसर हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे करना जरूरी है। देखो, अगर हमारे यहाँ पर इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, तो इन्फिनिटी मतलब होता है ह्यूज टर्म। ठीक है, ह्यूज टर्म होता है इन्फिनिटी का मतलब। तो जब इन्फिनिटी दिया है ना, तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, जैसे ये 0 दिया था, यहाँ 1 दिया था, तब हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने का जरूरत है। जब सिर्फ ऐसे टेंड्स टू 3 दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे। अगर प्लस दिया हुआ है तो हमें सिर्फ RHL निकालने के लिए बोल रहा है, माइनस दिया हुआ है तो सिर्फ LHL निकालने के लिए बोल रहा है, 0 दिया हुआ है तो देन LHL RHL दोनों बोल रहा है। लेकिन अगर हमें इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, तो हमें LHL और RHL दोनों निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल इसे करेंगे। ठीक है, मतलब मॉड का क्वेश्चन है और अगर हमें इन्फिनिटी दिया हुआ है तो उसमें LHL RHL निकालने का जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे होगा, सिंपल ऐसे करना, लिमिट
x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सिंपल 3x लिख दोगे, इसको 2x और इसको 4x लिख दोगे, इसको माइनस, मतलब मॉड हटा देना। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा टर्म होता है कि वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही आंसर देगा, ठीक है, तो इसीलिए इसमें प्लस और माइनस चेक करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो तुम लोग बस इतना याद रखो, मॉड है और इन्फिनिटी है, तो हम लोग सिर्फ मॉड को हटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमें करना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया 5x और यहाँ पर हो गया 3x, तो इसका आंसर आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x x कैंसिल आउट, 5/3। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो पुट करने का कोई जगह है नहीं, तो ये आंसर हो गया मेरा 5/3, यानी ऑप्शन, ठीक है। तो बस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखते जाओ जैसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आए। अच्छा देखो, लिमिट हमारा कंप्लीट हुआ और नहीं करवाएंगे, काफी ज्यादा करवा दिया, ठीक है, वैसे ही थोड़ा टफ चैप्टर है तो फिर वैसे ही ये लगता है। तो देखो, मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने उतना क्वेश्चंस करवा दिया, कि हाँ, बहुत सारा टाइप ऑफ करवा दिया, ठीक है, इसी में से कुछ ना कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, यही मिलेगा ये हम नहीं बोल सकते, बट इस टाइप का मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे इसके साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है दैट इज कंटिन्यूटी, वो देख लेते हैं। कंटिन्यूटी, continuity of a function at a point, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यूटी पॉइंट पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी क्या, किस चीज का कंटिन्यूटी चेक करना है? फंक्शन का, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं किसी भी एक पॉइंट पे। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x+1, ठीक है। अब इस फंक्शन से अगर हम लोग एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें पॉइंट्स का जरूरत होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? वाई, हम लोगों ने सेट थ्योरी में फंक्शन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, जैसे तुम लोग 9-10 में ग्राफ प्लॉटिंग करते हो तो कैसे करते हो? एक्स का वैल्यू अगर 1 ले लिया तो वाई कितना आ जाएगा? 1 यहाँ पुट करने से 3+2 5+1 6, एक्स का वैल्यू 2 ले लिया तो यहाँ पर वाई कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4+1 5, 5 और ये 12, 12 और 5 हो जाएगा आई थिंक 90, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर 90 नहीं है तो कुछ और है तो देख लेना, हमें यहाँ पर वैसे ग्राफ नहीं करना है, हम जस्ट कंसेप्ट बता रहे हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये देखो, हम लोग मान लो ऐसे करके कोई ग्राफ बना, ठीक है, ये जो पॉइंट है इससे मान लो ऐसा एक ग्राफ बना, तो इस ग्राफ में मान लो हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का वैल्यू है a, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि ये ग्राफ इस पॉइंट पे कंटिन्यू है कि ब्रेक कर गया, मतलब ये ग्राफ ऐसे करके ही जा रहा है या फिर ये कहीं पर ऐसे हुआ फिर यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट हुआ, मतलब ये गैप तो नहीं क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो, बाकी ग्राफ तो तुम लोग को ड्रॉ नहीं करना है, एक्चुअली एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताएंगे, लेकिन टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कोई भी एक फंक्शन से अगर ग्राफ प्लॉटिंग करके एक ग्राफ बना रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे वो जो ग्राफ है वो कंटिन्यू है कि नहीं वो हमें चेक करना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब उसका चेक करने का जो रूल्स है वो हम बताते हैं कि कैसे करके चेक करना होता है, जिसको हमें एग्जाम में करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए, वी फाइंड its limit and value of the function at that point f of x is continuous at x equal a if and only if point 1 f of x is defined at x equal to a, that is f of a is defined
Second, limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x, that is LHL equal to RHL. Or third point, limit x tends to a, f of x equal to f of a, that is 1 equal to 2. Hence LHL RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अभी लिखा हुआ रहने दो, समझाते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन से एग्जांपल लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले और एक चीज लिखना है उसके बाद। अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए इफ f of x is undefined at x equal a, that is f of a does not exist. Second, limit x tends to a minus f of x not equal to limit x tends to a plus f of x, that is LHL not equal RHL. Third point, limit x tends to a, f of x not equal to f of a, that is 1 not equal to 2. Here the point A is known as the point of discontinuity. ठीक है, अभी लिखा हुआ रहने तो सब समझ में आ जाएगा। लिमिट से आसान होता है कंटिन्यूटी कैलकुलेट करना, बट बिना लिमिट के कंटिन्यूटी कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिमिट का तो एप्लीकेशन होगा, बट आसान होता है। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पूरे चीज को समझाने के लिए। मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका हम यहाँ पर वैल्यूज दिखा रहे हैं। इसमें 3-4 वैल्यूज है, 2 माइनस एक्स, 2x और 2 प्लस एक्स। इस फंक्शन का वैल्यू 2 माइनस एक्स भी है, 2x भी है और 2 प्लस एक्स भी है, लेकिन कब है? अगर x लेस देन 3 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 माइनस एक्स है, अगर x इक्वल 3 है तो फंक्शन का वैल्यू 2x है, और अगर x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 प्लस एक्स है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना करके क्या देना है, हमें ये कैलकुलेट करके देना है कि ये फंक्शन x a इक्वल टू 3 में कंटिन्यू है कि नहीं। a इक्वल टू 3 इस पॉइंट में अगर a का वैल्यू 3 होता है तो ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, मतलब इसका कंटिन्यूटी हमें जज करना है। मतलब हम पहले ये पॉइंट सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो, टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए, तो यहाँ पर ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पॉइंट क्या है? 3 है। ठीक है, तो जो लिखवाए उससे कंपेयर करते हुए बता रहे हैं। तो पॉइंट ए पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वी फाइंड इट्स लिमिट। तो इसको एग्जामिन करने के लिए हमें इसका लिमिट्स निकालना पड़ेगा एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। तो फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया है कि ये फंक्शन, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने जो लिया है, ये फंक्शन पॉइंट ए इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी तब होगा, उसके लिए हमें ये 3 पॉइंट चेक करना पड़ेगा। पहला पॉइंट,
f of x is defined at x equal to a, that is f of a is defined. अगर f of x defined होता है x equal to a पे, तो हम लोग बोलेंगे f of x defined है. इसका मतलब देखो, डिफाइंड अनडिफाइंड हम लोग फंक्शन में कर चुके हैं. अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी जज करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. पहला तो ये, तो ठीक है, पहला कंडीशन चेक करते हैं. ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन a इक्वल टू 3, मतलब ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यू होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग ये फंक्शन लेंगे, यहां से कौन सा अडॉप्ट करें, 2 माइनस एक्स, 2x या 2 प्लस एक्स, क्योंकि हम लोग चेक करना चाहते हैं एफ ऑफ 3. ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 3 है तो हमारा कौन सा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा इन तीनों में से, बोलो. ये तो देख के ही बता सकते हैं. अगर हमें a इक्वल टू 3 में ये जज करना है कि अगर a इक्वल 3 है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम a, जिसका वैल्यू 3 है, उस वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, ये मुझे अगर चेक करना है तो मुझे इस वैल्यू पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो अगर मेरा वैल्यू 3 है, ठीक है, अगर मेरा वैल्यू 3 है, तो फिर मुझे कौन सा फंक्शन इन तीनों में से लेना पड़ेगा? 2x. 2x. ठीक है, तो ये 2x ले लिया. अब मुझे इस पे 3 से इसे चेक करना है, तो 2 इंटू 3 6, तो फंक्शन डिफाइंड है. अनडिफाइंड कब होता? अगर ऐसा होता 2/0 या 0/0 ऐसा निकल के आता, तो हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड है. तो ये अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है. चलो, पहला पॉइंट तो इसने पार कर लिया कि हाँ भाई हम तो डिफाइंड है. अब सेकेंड हमें क्या निकालना है, लिमिट x a माइनस और f ऑफ x एंड लिमिट a प्लस x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x. मतलब सीधा बात है, LHL और RHL निकालना है. ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ पर लिखते हैं. LHL क्या होगा इस फंक्शन का? LHL ऐसे हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है 3 माइनस, अगर 3 का वैल्यू 3 माइनस मतलब क्या, वैल्यू मेरा 3 से कम है. अगर वैल्यू मेरा 3 से कम है तो कौन सा फंक्शन ले यहाँ पर, लिमिट LHL 2 में कौन plus सा x. फंक्शन, 2 माइनस एक्स. ठीक है, 2 माइनस एक्स आ जाएगा. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सिंपल अब पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूट मेथड से ही हो जाएगा. तो ये 3 पुट कर दिया, 2 माइनस 3 मतलब -1 हो गया. ठीक है, अब थर्ड क्या चेक करेंगे? थर्ड हमें चेक करना है, थर्ड नहीं एक्चुअली सेकंड पॉइंट में ये दोनों आ जाएगा, सेकंड पॉइंट में ये दोनों आ जाएगा. RHL चेक करेंगे. RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस. ठीक है, अगर 3 प्लस हुआ तो कौन सा फंक्शन लेंगे? एक ही बचा है वैसे भी, और ये एक ही बचा ऐसा बात नहीं है, x ग्रेटर देन 3 है तो 3 प्लस, 2 तो plus ये 2 प्लस एक्स. तो 2 प्लस एक्स में फिर से सब्सटीट्यूट मेथड से आंसर आ जाएगा. 2 प्लस 3 पुट करेंगे तो ये आ गया मेरा 5. ठीक है, अच्छा अब देखो, क्या मेरा LHL और RHL इक्वल आया? नहीं आया. ठीक है, ये देखो मेरा LHL और RHL, एक सेकेंड, LHL और RHL इक्वल, हाँ नहीं आया. ठीक है, चलो वही चेक करना था, देख लेते हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला था लिमिट ये इक्वल टू, दैट इज LHL इक्वल टू RHL, बट ये नहीं हुआ. ठीक है, LHL नॉट इक्वल टू RHL हुआ. और एक पॉइंट है वो भी चेक करना पड़ेगा, थर्ड नंबर पॉइंट. ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या चेक करना पड़ेगा? थर्ड नंबर पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a हो रहा है कि नहीं, मतलब 1 और 2 इक्वल हो रहा है कि नहीं. देखो ऑलरेडी ये हम लोग निकाल चुके हैं. ठीक है, और ये भी हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब ये .1 है और ये .2 है. अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं वो हमें चेक करना है. तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुआ, देख लो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, सिर्फ ये निकालना है f ऑफ x. अब f ऑफ x कितना हो जाएगा? अगर x टेंड्स टू 3 है तो f ऑफ x 2x हो जाएगा. यहाँ पर ये देखो, अगर मेरा x का वैल्यू 3 है तो फिर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x. तो इसका आंसर कितना होगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया. ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर 1 और मेरा ये देखो कौन सा दो बराबर होना चाहिए, सॉरी कौन सा दो बराबर होना चाहिए, 1 एंड
2, ये दोनों मेरा थर्ड पॉइंट में बोला है 1 एंड 2 बराबर होना चाहिए, तो 1 ये था और 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2 हुआ यहाँ पर, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये दोनों लिमिट ही अपने आप में क्या नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो 1 इक्वल टू 2 कहाँ से होगा, LHL RHL ही नहीं हुआ, तो 1 इक्वल टू 2 कहाँ से होगा, तो 1 इक्वल टू 2 तो नहीं हुआ, ठीक है, ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, f of x नॉट इक्वल टू लिमिट f of x, ठीक है, ये वाला मतलब f of x, मतलब जब हम लोगों ने f of 3 निकाला और ये जब निकाला ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है ये हमारा ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यू फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यू फंक्शन है, डिसकंटिन्यू एट पॉइंट 3, ठीक है, पॉइंट 3 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर, एग्जाम्पल 2, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया f of x 3 माइनस एक्स का स्क्वेयर, और f of x इक्वल टू 5x भी है, लेकिन 3 माइनस एक्स का स्क्वेयर कब है, जब x नॉट इक्वल टू 3, और जब x इक्वल टू 3 है तब f of x का वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये हमारा कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू, तो हमें 3 चीज चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारे मतलब जो पॉइंट पे हमें ये चेक करना है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट हमारा चेकिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 3, मतलब वही पॉइंट हमें 3 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे a करके दे या ना दे हमारा वो एक ही बात है, x का वैल्यू हो या a हो, हमें 3 पे चेक करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलो a इक्वल टू 3 पॉइंट पे, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं पॉइंट 3 पे, तो अगर f का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, 5 ऑफ x, तो 5 इंटू 3 ये कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। सेकंड हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट में क्या होता है, 3 प्लस और 3 माइनस होता है। अब देखो 3 प्लस और 3 माइनस का मतलब है 3 से ज्यादा और 3 से कम, ठीक है, तो मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा और 3 से कम मतलब 3 नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग एक साथ बोल सकते हैं x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पर ना हमें x नॉट इक्वल टू 3 पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये दोनों फंक्शन ही हमारा लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट पे एप्लीकेबल होगा, बात समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इससे निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ये तो होगा नहीं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब होता है 3 प्लस एंड 3 माइनस, और ये दोनों का अगर समरी करें तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 3, 3 से ज्यादा या 3 से कम, मतलब 3 तो नहीं है, तो 3 अगर नहीं है तो हमारा यही फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए एप्लीकेबल होगा, यही फंक्शन राइट हैंड साइड लिमिट के लिए एप्लीकेबल होगा, अलग कोई फंक्शन होगा नहीं। तो जब सेम फंक्शन लेफ्ट और राइट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो हमें अलग से लेफ्ट और राइट निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही फंक्शन पे लेफ्ट और राइट निकाल सकते हैं, मतलब 2 बार निकालने का जरूरत नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हमें x टेंड्स टू 3 प्लस और 3 माइनस करके निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों केसेस में सेम आंसर आने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ x टेंड्स टू 3 पे निकाल देंगे, x टेंड्स टू 3 f ऑफ x पे निकाल देंगे, तो ये बन गया, तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 9 यानी -6, ठीक है। अगर 3 प्लस 3 माइनस करते तो भी सेम आंसर आता ना, वही तो 3 पुट करोगे, अगर 3 प्लस लेते तो यहाँ पर यही फंक्शन आता, अगर 3 माइनस लेते तो भी ये फंक्शन आता, दोनों केसेस में आंसर -6 आता, तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा ऐसा दिया हुआ है तो उस केस में मुझे, मतलब अगर मेरा x नॉट इक्वल टू 3 ऐसा पॉइंट दिया हुआ है तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इंडिविजुअली निकालने का जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमेशा इस केस में इक्वल आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखो हमें क्या पता चल गया
ये वाला डिफाइंड है और ये सेकंड वाला भी हम लोगों ने देख लिया कि आरएचएल एलएचएल है। अब क्या देखना है कि ये दोनों का आंसर बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों का आंसर बराबर है तो ही जो है कंटिन्यू होगा, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या देखना है, एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो एलएचएल और आरएचएल तो बराबर है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल हो जाएगा, ठीक है, जो कि -6 होगा। बट एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, बट ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 है। एफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पर एफ ऑफ 3, बिकॉज ये है -6 और ये है 15, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा हो गया नॉट कंटिन्यूअस। इस तरीके से चेक करना होगा, ये फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल ये वाला। अब क्वेश्चन देते हैं, ऐसे करके देगा क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 में हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है। अभी तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिखाया था तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के नहीं दिखाया, बट क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, इफ x less than 2, if x equal to, if x greater than 2, ऐसे देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस, फिर बी में रहेगा डिसकंटिन्यूअस, फिर सी में ऐसे मान लो दिया हुआ है नॉट डिफाइंड, और ये नन, ऐसे मान लो दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन देने का जो सिस्टम है ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 2 पॉइंट पे हमें देखना है फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, पहला। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो, उसमें अगर मुझे एफ ऑफ एक्स में अगर मुझे एफ ऑफ 2 डालना है तो मुझे कौन सा फंक्शन यहाँ से अडॉप्ट करना पड़ेगा, बोलो। x इक्वल टू 2 में फाइंड आउट करना है ना, तो मेरा अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू में x अगर 2 है, यहाँ बताया है, चेक करना है कि x ऑफ x में इनपुट अगर 2 देते हैं तो वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो इसमें से कौन सा फंक्शन लेके मुझे काम करना पड़ेगा, दिस वन या दिस वन, 2। ठीक है, 2 लेना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया जो हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। तो एफ ऑफ 2 अगर 2 है तो मतलब, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर 2 है, हम लोग यही बोलेंगे ना कि अगर एक्स का वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2 मेरा 2 है, तो इसका आंसर भी तो 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ डेटा है नहीं कि हम उसे लिख के दिखाएं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात ये ऐसे हो गया, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। देखो मुझे क्या लेना है, मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कि नहीं ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 2 पे एफ का वैल्यू कितना है 2, मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा 2 होगा। ठीक है, और एक्स का वैल्यू हम जब 2 दे रहे हैं तो मेरा ये आंसर 2 ही रह जा रहा है, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले में हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल लिमिट, एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या करेंगे, हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना बोला है 2, तो 2 माइनस, तो 2 अगर माइनस हुआ मतलब 2 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है, एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है, तो ये तीनों फंक्शन में से कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो ये तीनों में से कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली 2x लेना पड़ेगा। अब 2x में 2 पुट कर देंगे तो ये हो गया 4। अब हमें राइट हैंड साइड लिमिट भी देखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड लिमिट ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
तो अब अगर मेरा x टेंस टू 2 प्लस है, मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर। तो मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो कितना आ गया? 4। तो चलो अच्छा बात है, LHL इक्वल RHL हुआ, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट तो फिर हमारा क्लैश हो जा रहा है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमें क्या देखना होता है? थर्ड पॉइंट में हमें ये देखना होता है कि लिमिट अगर x टेंस टू हम लोगों का x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2 हो रहा है कि नहीं। तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया? 2। और लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के साथ निकाला हम लोगों ने, उसका आंसर कितना आया? दोनों का 4 आया, ठीक है। मतलब 2 प्लस करके 2 माइनस करके, मतलब ओवरऑल हमारा 4 आया। तो 4 तो नॉट इक्वल टू 2 होता है। तो एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हुआ तो फिर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब आंसर मेरा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस बन गया। ये वाला फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से चेक करना है। ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी, क्योंकि लिखने का तो है नहीं तुम लोग का। 1 निकालोगे, 2 निकालोगे। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टैली हुआ तो अच्छा बात है, ठीक है। फिर चेक करोगे कि ये और पॉइंट 1 में जो निकाले थे वो दोनों सिमिलर है कि नहीं। अगर नहीं है तो लिंक जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सा कर सकते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। 3 माइनस 2x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3/2 माइनस 3 माइनस 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 is f of x continuous एट x इक्वल टू 0। ये हमें बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो x इक्वल टू 0 है, इसमें ये फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं। तो लो चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ x, पहला बात है अगर x 0 है तो एफ ऑफ x इसमें से कौन सा लेना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला ले, ये वाला ले, या ये वाला ले? अगर x इक्वल टू 0 है, बोलो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? यहां से देख के बताना होता है ना। ये देखने से तो पता चलेगा कि 3 - 2x ये वाला, क्योंकि ये देखो एक ही जगह है जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू x है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं नहीं कर रहा है। तो सिंपल हम लोग ये फंक्शन को यहाँ पर ले लेंगे, दैट इज 3 - 2x। अब मुझे f ऑफ 0 निकालना है, क्योंकि x पॉइंट 0 पे मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो 3 - 2 इंटू 0, तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। तो ये पहला चेकिंग हो गया। सेकेंड चेकिंग में हमें क्या निकालना होता है? LHL और RHL। तो हम लोग LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकालेंगे? लिमिट, हमारा पॉइंट क्या है? 0 है, तो x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा x टेंड्स टू 0 माइनस है, मेरा वैल्यू 0 से भी कम है, यानी नेगेटिव पे है, तो मुझे कौन सा फंक्शन एफ ऑफ x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? ये वाला कि ये वाला, बोलो। अगर x टेंड्स टू 0 माइनस है तो कौन सा आंसर होगा? एक्स अगर लेस देन 0 है ना, 0 माइनस का मतलब 0 से भी कम, तो कौन सा होगा? 3 + 2x। 3 + 2x होगा, ठीक है। तो 3 + 2x, तो यहाँ पर अब हम लोग पुट करेंगे 3 + 2 इंटू 0, तो ये हो गया मेरा 3, ठीक है। अच्छा, अब निकालेंगे RHL। तो RHL में कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेना है, और उसके हिसाब से हमें एक फंक्शन खुद ब खुद यहाँ से चूज करना होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। अब देखो, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। लेकिन मतलब देखो, 0 प्लस का मतलब 100 ही नहीं होता है। 0 प्लस का मतलब अगर 0.00111 भी होता है ना, तो भी वो 0 प्लस होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, वैसे सोचना है। तो ये तीनों में से कौन सा लेना पड़ेगा?
-3 -2x. देखो -3 -2x ये थोड़ा सा ना हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये देखने से जरूर लगेगा कि ये मेरा 0 से ज्यादा है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 मतलब x का वैल्यू 3/2 या फिर 3/2 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा ही है। लेकिन यहाँ पर जो जब हम लोग जो है यहाँ पर टेंस टू वाला बात करते हैं ना, ये x टेंस टू 0 है, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा, तो ये भी ज्यादा है। लेकिन क्या ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो x से थोड़ा ज्यादा भी हमें बता रहा है? क्या ऐसा कोई रेंज यहाँ डिफाइन नहीं है जो हमें x से थोड़ा ज्यादा है वो भी बता रहा है? ये तो ये ज्यादा कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है 3/2 के बाद जो भी हाईएस्ट है उसका बात बता रहा है, क्योंकि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, मतलब x 3/2 है और 3/2 प्लस है बेसिकली, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे बताएगा कि x का वैल्यू 0 से थोड़ा ज्यादा है? ऐसा ये दोनों बाकी, ये इसका मतलब ये नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है जब हम इतना बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये दोनों में से कौन सा लग रहा है कि जो मुझे x का वैल्यू 0 से थोड़ा ज्यादा है वो भी बता रहा है? ये दोनों रेंज में से कौन सा रेंज ऐसा है? वो तो देखने से ही पता चलेगा। 3 -2x. हाँ 3 - 2x, क्योंकि 3 - 2x में मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 एंड 0 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो ये भी 0 से ज्यादा, बट ये भी 0 से ज्यादा, बट ये और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज ये वाला जो है 3/2 एंड 3/2 के बाद का वैल्यू लेगा, लेकिन ये उसके पहले भी 0 से जो ज्यादा वैल्यूज है उसको भी लेगा। मतलब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इस तरीके का हुआ। तो हमें हमेशा देख लेना चाहिए कि सबसे जो लीस्ट वैल्यू से ज्यादा है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल था, बोल सकते हो, इस पे एक स्टार लगा देते अगर ऐसा आ जाए तो फिर हमें चूज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2x, मैंने दूसरे कलर से भी लिख दिया ताकि याद रहे। 2 × 0, तो इसका आंसर 3 हो गया। तो ये देखो यहाँ पर हमारा LHL RHL बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे LHL और RHL बराबर, और दोनों का वैल्यू हो गया 3। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि लिमिट क्या बोला है, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू हमारा f ऑफ a हो रहा है कि नहीं। तो इस बार हो रहा है। इतना सारा क्वेश्चन किया, एक जगह भी हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 अगर हम लोग करते हैं तो देखो ये दोनों मिला के ही वो वाला आता है। ये हम लोग लिमिट में जब स्टार्ट किए थे तभी हम लोगों ने देखा था कि LHL RHL इक्वल टू ये वाला होगा। तो इसका वैल्यू कितना आया 3, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू वही सिर्फ लिमिट का वैल्यू है। और एफ ऑफ ए कितना आ गया, एफ ऑफ ए भी 3 आ गया। अगर दोनों ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, बेसिकली 1 = 2 हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते 3 पॉइंट में कि 1 = 2 हो गया, ये भी बोल सकते हो। लिख के तो दिखाना नहीं है, बस समझने से मतलब है। तो अगर 1 = 2 हो गया तो मेरा ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो हाँ मुझे आंसर देना पड़े, मतलब ऑप्शन रहेगा। अब हम और ऑप्शन नहीं लिख रहे, ऑप्शन रहेगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो बोलोगे हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब उस पर टिक कर देना कि कंटिन्यूअस है बोल के, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, f of x इक्वल टू x इक्वल टू 0 इक्वल टू -x when x greater than 0, when x equal to 0, when x less than 0, then f of x is, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस at x equal to 0, continuous at x equal to 0, undefined at x equal to 0, या फिर none, ठीक है। अच्छा तो हमें ये बताया, मैंने ऑप्शन भी लिख दिया अब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि देखो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे करना है, तो ऑप्शन नहीं देंगे तो नहीं पता चलता, बिकॉज ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कौन से पॉइंट पे हमें चेकिंग करना है। तो अगर एट एक्स इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग कितना ले, अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा, एक्स 0 या -x, 0. 0, ठीक है।
तो अगर हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो मेरा आंसर जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सेकंड वाले में LHL और RHL चेक करेंगे, ठीक है। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, अगर जीरो मतलब x का वैल्यू जीरो से कम है, ठीक है, तो फिर कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा X. फंक्शन, x होने तो x ग्रेटर देन जीरो, जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम होता है, लेस देन का मतलब कम होता है। तो यहाँ Minus पर हो X. जाएगा, हाँ, माइनस जीरो का मतलब जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। RHL, RHL में लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, मतलब जीरो से अगर प्लस के तरफ वैल्यू है तो कौन सा हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन जीरो यानी x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x लिख दिया, जीरो पुट किया तो आंसर जीरो आ गया। तो LHL और RHL इक्वल हो गया, ठीक है। LHL RHL इक्वल टू जीरो हो गया, और 0.1 इक्वल टू भी 0.2 है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो। इस तरीके से चेक करने के लिए देगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि हमारा लिखने वाला एग्जाम तो है नहीं पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे लिख देख लोगे कि 1-2 मैच हुआ कि नहीं, अगर 1-2 मैच हुआ तो बहुत अच्छा बात है, तो इसका मतलब हम लोग का वो कंटिन्यूअस बन गया फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस बन गया। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, एट x इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन और ज्यादा नहीं दे रहे, बस हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ एक ही फंक्शन है तो फिर चूज करने का तो कोई झमेला है नहीं। तो एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स, मुझे क्या करना है, इसमें एफ ऑफ जीरो पुट करना है। पहला है कि मुझे फंक्शन को देखना है कि जीरो पॉइंट पे डिफाइंड है कि नहीं। तो 2 इंटू जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, मॉड के अंदर जीरो है तो बाहर भी जीरो होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, ठीक है। सेकंड मुझे क्या चेक करना है, LHL, LHL यानी लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू जीरो का माइनस वैल्यू। अब जीरो प्लस हो या माइनस, मेरे पास तो एक ही फंक्शन है तो हम इसी को लेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको चूज करने के लिए, मतलब इस तरीके से कोई स्लैब वगैरह दिया नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा ऐसे। अच्छा, अगर ऐसा हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोगों ने सीखा है, अगर जीरो माइनस है तो मॉड के अंदर का जो वैल्यू है उसके आगे हमें एक माइनस लगा देना चाहिए। मैंने आज ही मॉड वाला कंसेप्ट भी सिखाया। तो 2x माइनस, ये तो क्वेश्चन में ही है, ये माइनस ऑफ x हो जाएगा ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। लॉजिक मैंने तभी बता दिया था, लॉजिक अगर याद नहीं रख पाते हो तो यहाँ जीरो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, अब ये हो गया 2x और माइनस माइनस में प्लस, यानी ये हो गया हमारा 3x, ठीक है। अब 3x में जीरो पुट कर दिया तो ये आंसर हो जाएगा 3 इंटू जीरो यानी जीरो। अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं, RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस 2x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, अब जीरो प्लस होने पे हमें क्या करना है, ये वैल्यू वैसे ही x का वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा तो ये वैसे ही पॉजिटिव आएगा, तो इसमें हमें कुछ माइनस माइनस नहीं लगाना पड़ता है। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, और ये सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा, तो x का वैल्यू जीरो। तो देखो LHL RHL बराबर है, LHL इक्वल टू RHL हो गया, ठीक है, जीरो, और 1 इक्वल टू भी 2 हो गया क्योंकि इसमें भी जीरो आया था। तो इसका मतलब ये फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मॉड से क्वेश्चन आया तो इस तरीके का आ सकता है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 5, जितने टाइप ऑफ हो सकता है हम करवा दे रहे हैं। देखो फिर ऐसा क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 फॉर एक्स इक्वल टू 4, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट continuous at
x इक्वल टू 4, ठीक है, एज, इसका थोड़ा ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हो। लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, पॉइंट बी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर x tends to 4 is not equal to its function value f of 4, point C, मतलब ऑप्शन C, f of x is not defined at x equal 4, D none of this answer, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस दे दिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हैं। देखो इसमें बोला है कि हमें एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स जिसका वैल्यू है एक्स का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। बोल रहा है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 4, अगर एक्स का वैल्यू 4 नहीं हुआ तो एफ ऑफ एक्स बोल रहा है कितना होता है, देन एफ ऑफ एक्स बोल रहा है 10 होता है। तो एक्स का वैल्यू अगर 4 नहीं हुआ तो ही एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 10 आएगा। और फॉर x इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 4 हुआ देन एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। मतलब समझो कि अगर ये फंक्शन जो देख रहा है एफ ऑफ x, अगर हम लोग इसमें 4 इनपुट देते हैं तो इसका ये कंटिन्यूअस नहीं होगा 4 पे, मतलब 4 पे ये अनडिफाइंड है। कंटिन्यूअस तभी नहीं होगा ना जब इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं आएगा, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या, जब इसका आंसर नहीं होगा, वो तो दिख भी रहा है कि नहीं आएगा, यहाँ 4 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो फिर इस फंक्शन का कोई आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहा है ये 4 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ कुछ ऑप्शंस दिया है कि हमें सही बताना है कि कौन से पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या बोला है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बोल रहा है ये फंक्शन x.4 x इक्वल टू 4 पे क्यों कंटिन्यूअस नहीं है। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब LHL RHL बराबर नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स टेंड्स टू 4 इज नॉट इक्वल टू इट्स फंक्शन वैल्यू, मतलब जो 0.3 निकालते 1 इक्वल टू 2, क्या इसमें कोई इश्यूज है, या फिर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 4, ये आंसर है, ठीक है, ये हमें बताना है। अच्छा तो देखते हैं, चलो हम लोग चेक करके देखते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं। पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, जब x नॉट इक्वल टू 4 है, ठीक है, और 10 होगा जब x इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है, तो ये देने का तरीका अलग है, लेकिन इसको अगर हम लोग बनाए तो ये ऐसे दिखेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 जब x नॉट इक्वल टू 4, और 10 जब x इक्वल टू 4। अब हम लोग इस पे एक एक चीज चेक करके देखते हैं, ठीक है। हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 4 पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो 4 पॉइंट पे हम लोग चेक करके देखते हैं। अच्छा ये यहाँ कंप्लीट है, तो देखो हमें चेक करके बोला है एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 में कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो हमें क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स अगर 4 है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें 10 लेना पड़ेगा अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स में 4 देते हैं। तो ये हो गया पहला। सेकंड हमें चेक करना पड़ेगा लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस चेक करेंगे। तो 4 प्लस अगर है, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाया था, जब मेरा x नॉट इक्वल टू 4 है तो x का वैल्यू टेंड्स टू 4 प्लस हो या टेंड्स टू 4 माइनस हो, दोनों केस में मेरा यही फंक्शन यूज होने वाला है, यानी आंसर सेम आएगा। 2 बार नहीं निकाल के हम लोग एक ही बार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लिमिट, ये देखो 4 प्लस से निकालोगे तो भी जो आंसर आएगा, 4 माइनस से निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज नॉट इक्वल टू वाला पॉइंट है। तो x का स्क्वायर माइनस 16 और x माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4 x माइनस 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके लिख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस, ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया 4+4 यानी कि 8। ठीक है, तो इसका मतलब LHL और RHL ये दोनों जो है इक्वल नहीं हुआ, मतलब 1 नॉट इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 2 हो गया, इससे ये पता चला, बिकॉज 8 नॉट इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 8 नॉट इक्वल टू 10 है तो हमें आंसर अब ये देना है कि ये फंक्शन जो है ये x इक्वल टू 4 पॉइंट में क्यों कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जो है वो फंक्शन के वैल्यू के साथ बराबर नहीं। ये क्यों हुआ, क्योंकि f(4) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x). ठीक है, इसको भी f(x) लिख देते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, मेरा ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) फॉर x टेंड्स टू 4 कितना आया, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 4 10 आया। ठीक है, ये बोल रहा है ये इक्वल नहीं है फंक्शन वैल्यू ऑफ f(4) के साथ, जो कि मेरा 10 आया, और ये वाला सॉरी ये वाला मेरा 8 आया था। ठीक है, वही देख लेते हैं। हाँ, ये 10 आया तो वो 8 आया था, ये देखो, ये देखो, ये f(x) कितना आया, 10 आया, ये कितना आया, 8 आया, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमारा इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यू कहला रहा है। और f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 4, ये गलत बात है, x इक्वल टू 4 में डिफाइंड है, वैल्यू 10 आता है, तो इसका आंसर 10 है, ये ऑप्शन सी इसका मतलब हमारा आंसर नहीं है, नन भी नहीं है, बी है। और ए क्यों नहीं है कि लिमिट f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट तो कर रहा है, आरएचएल और एलएचएल दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं और एक क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x not equal to 1 becomes continuous at x equal to 1, then value of f(1) is 0, option B, -1, ऑप्शन सी 1 और डी नन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके देना है कि f(x) का वैल्यू, f(x) ये है, x अगर नॉट इक्वल टू 1 है, बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ f(1) कितना होगा। ठीक है, हमें f(1) का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लिमिट निकालेंगे, लिमिट जब निकालेंगे सिर्फ टेंड्स टू 1 का निकालेंगे, कि क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 बोला है, तो नॉट इक्वल टू 1 में LHL भी यही फंक्शन होगा, RHL भी यही फंक्शन होगा, तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमें इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये x माइनस 2 और x माइनस 1 होगा, तुम लोग करके देख लेना। ठीक है, ये तो सीखा हुआ है, तो इस पे मैंने ज्यादा और कुछ नहीं किया, ये जैसे कैलकुलेट करने से होता है वैसे कर लेना। ये होता है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर हो गया x कॉमन लेने से x माइनस 2, x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 यानी -1, 1 माइनस 2 -1 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर f(x) इक्वल टू, अब बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करता है x इक्वल टू 1 में, तो मुझे f(x) का फंक्शन लेना है कितना, f(1) निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम f(1) निकालेंगे तो ये कितना आएगा, f(1) हो जाएगा ये तो -1 हुआ, तो f(x) इक्वल टू, ये बोल रखा है अगर x मेरा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ठीक है,
ये इक्वल मेरा एफ ऑफ वन होगा। क्यों होगा, देखो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया है, बोल रहा है एक्स अगर नॉट इक्वल टू वन है तब बोल रहा है मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एक्स इक्वल टू वन में। ये बता ही दिया है मुझे कि मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू वन में। जब मेरा एक्स नॉट इक्वल टू वन है, मतलब एलएचएल आरएचएल जब हम लोगों ने निकाला तो मेरा आंसर -1 हुआ। मतलब सीधा बात है कि लिमिट, अगर हम लोग इस फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो मेरा, इसका मतलब एफ ऑफ वन के साथ भी जो है सिमिलर होगा। क्योंकि देखो मेरा एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब 3 पॉइंट मेरा सेटिस्फाई करता है। पहला पॉइंट वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा पॉइंट एलएचएल और आरएचएल बराबर होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट 1 और 2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एलएचएल आरएचएल निकाल लिया, वो कितना है -1। ठीक है, अब अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका वैल्यू जो मेरा आया वो मेरा 1 पॉइंट का भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट में हम लोग क्या निकालते हैं, ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स को हम लोग 1 पॉइंट में इसका वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ वन के साथ ये बराबर होगा। समझो बात कि मेरा अगर एलएचएल आरएचएल बराबर है और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब मेरा जो है .1 और .2 इक्वल है। थर्ड पॉइंट में जो चेकिंग होता है तो .1 और .2, तो .2 तो ये है और .1 ये है, तो ये दोनों मेरा इक्वल है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि -1 इक्वल टू एफ ऑफ वन हो गया। तो अब मुझे वही पूछा था देखो क्वेश्चन में कि बताओ वैल्यू एफ ऑफ वन का कितना होगा, तो एफ ऑफ वन का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, एफ ऑफ वन का वैल्यू मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक करवा देते हैं। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल √x - 2 डिवाइडेड बाई x - 4, x not equal to 4 and f of x equal to 1 by k, x equal to 4 is continuous at x equal to 4, then k is, k कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ये है, x नॉट इक्वल टू 4 है, तो अगर x नॉट इक्वल टू 4 है, अगेन LHL RHL दोनों के लिए हमारा सेम आंसर आएगा, और f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई k है x इक्वल टू 4 पॉइंट में, तो f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई k है, और तब मेरा x का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ 4 पुट करते हैं, मतलब ये फंक्शन ऐसे हो गया ना, देखो इसका मतलब ये हो गया। इसको अगर हम लोग अपने हिसाब से लिखे तो x - 2 बाई x - 4, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 4 और इक्वल टू, ये फंक्शन इक्वल टू ऐसे कर देते हैं, ये फंक्शन इक्वल टू 1 बाई के है जब x इक्वल टू 4 है, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू, देखो हमें क्या बोला है कि हमें x इक्वल टू 4 पॉइंट में कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है। तो अगर हम पहला पॉइंट क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं उस पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू 4 पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो जब x इक्वल टू 4 लेंगे तो फंक्शन 1 बाई के होगा, तो इसका आंसर 1 बाई के ही रह जाएगा। ठीक है, सेकंड हमें चेक करना है LHL RHL, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला पॉइंट है तो एक बार चेक करेंगे तो हो जाएगा, सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 4 और ये √x - 2 डिवाइडेड बाई x - 4 पे चेक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर डायरेक्टली 4 पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है अनडिफाइंड आएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सर्ट्स वाला मतलब रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, √x+2, नीचे भी √x+2 लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करके हम लोग इस तरीके से करते हैं, बताते हैं कैसे। हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, √x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नीचे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो x को √x का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, x टेंड्स टू 4 √x - 2। अब इसको हम लोग a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी में दिखा सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 4, 1 डिवाइडेड बाई √x+2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो √4+2, तो ये हो गया 2+2 यानी 1/4। ठीक है, तो LHL RHL 1/4 आया। अब हमें बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो 1 इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 बाई के इक्वल टू 1/4 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k इक्वल टू 4 आ जाएगा, हमें k ही पूछा था कि k का वैल्यू कितना होगा, तो क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा जिससे हम लोग निकाल सकते हैं कि k का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब
एक और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब माइनस वन है, इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू वन इफ एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to 1, then find f of 1 कितना होगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब इसको अगर हम अपने हिसाब से लिखे तो ये ऐसे कुछ आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वन जब x नॉट इक्वल टू वन है। देखो बोल रहा है इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू वन। अनडिफाइंड मतलब x नॉट इक्वल टू अगर वन हुआ तो ही इसका कुछ आंसर आएगा। और एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स कितना होगा वो हमें नहीं पता x इक्वल टू वन में, लेकिन x इक्वल टू वन में ये कंटिन्यूअस है ये बता रहा है। तो हमें पूछा है कि एफ ऑफ वन कितना होगा। तो देखो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ हम लोग का वन होगा, क्योंकि ये थर्ड वाला पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में वन इक्वल टू टू होता है, तो वन पॉइंट क्या है, एफ ऑफ वन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ वन में डिफाइंड होना चाहिए और लिमिट वाला ये वाला कंसेप्ट जो है फुलफिल होना चाहिए। जब थर्ड पॉइंट में वन इक्वल टू टू हो जाएगा तो ही हमारा ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये चीज एग्जिस्ट करेगा। अब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलो सबसे पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब माइनस वन, क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो फिर लिमिट एक ही बार निकालेंगे तो चलेगा। लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और एक्स क्यूब माइनस वन का हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स प्लस वन और ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो वन प्लस वन वन स्क्वायर प्लस वन मतलब टू डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, टू डिवाइडेड बाई थ्री हो गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू आ गया हमारा टू बाई थ्री। अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि फंक्शन जो है वन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो टू बाई थ्री इक्वल टू हो गया एफ बाई एफ ऑफ वन। हम लोग ये बोल सकते हैं टू बाई थ्री इक्वल टू हो गया एफ ऑफ वन। हमें वही पूछा था कि फिर एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना होगा, तो आंसर आ गया टू बाई थ्री। ऑप्शन में रहेगा टू बाई थ्री, वो देख के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, काफी है और करने का जरूरत नहीं है, काफी सारा है और भी तीन चार है क्वेश्चन, लेकिन छोड़ो कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी थोड़ा अलग चैप्टर है, 4 मार्क्स के लिए इतना करने का जरूरत नहीं है। जो होगा इसमें से करने से होगा। और भी है मतलब प्रैक्टिस के लिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये काफी है, इतना करोगे तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाय मैम। बाय मैम। बाय।